जर्मन सेना के लिए हवाई जहाज के इंजन बनाते समय यह कार निर्माता उस इंजीनियरिंग विशेषज्ञता का विकास कर रहा था जिसने एक दिन उनकी कारों को प्रसिद्ध बना दिया। लेकिन जब वे नाजियों के गलत पक्ष में आ गए तो कंपनी को लगभग कभी मौका ही नहीं मिला इसे खाई से वापस लाने और इसे इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित ब्रांडों में से एक बनाने के लिए एक साहसी डिजाइन की जरूरत थी। यह BMW की कहानी है। BMW, जैसा कि आज इसे जाना जाता है, की शुरुआत कार्ल फ्रेडरिक वेब से होती है, जो जर्मनी के दक्षिण पश्चिमी हिस्से हिंगन से एक युवा मैकेनिकल इंजीनियर थे। हालांकि वेब महानता के लिए नियत नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक इंजीनियरिंग शक्ति की नींव रखी जो आने वाले समय में बड़े परिणाम देने वाली थी। अपने प्रारंभिक करियर में उन्होंने डेमलर मोटर इन गुलेशाफ्ट में एक तकनीकी डिजाइनर के रूप में काम किया, जो बाद में मर्सिडीज बेंज बन गई। लेकिन उनके पास इससे भी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं। डेमलर में अनुभव प्राप्त करने के बाद उन्होंने फ्लुगवर्क ड्यूचलैंड नामक कंपनी की अगुवाई करने के लिए इसे छोड़ दिया। यह वेब का विमान उद्योग में पहला प्रवेश था, जहां उन्होंने इंजन और मशीनरी के निर्माण का संचालन किया। लेकिन फ्लुगवर्क ड्यूचलैंड की वित्तीय स्थिति खराब हो रही थी और कंपनी को भंग कर दिया गया। जहाज छोड़ने के बजाय रैप ने 2 लाख रैशमार्क की पूंजी जुटाई और 1913 में अपने पूर्व नियोक्ता की संपत्ति पर रैप मोटरवर्क नाम से अपनी कंपनी स्थापित की। तेजी से विकास हुआ और केवल 2 वर्षों के भीतर कंपनी में 370 श्रमिक काम कर रहे थे। रैप का व्यवसाय प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ हुआ, जब वह विमान इंजन निर्माता के रूप में जर्मन सेना के लिए हथियार प्रदान कर रहे थे। दुर्भाग्य से रैप के इंजनों में अस्थिरता की समस्याएं थीं, जिससे वे अविश्वसनीय हो गए। इसके बजाय उनके प्रतिस्पर्धी गुस्ताफ एओ का व्यवसाय युद्ध के दौरान तेजी से बढ़ा। रैप मोटरवर्क लगभग बंद होने की कगार पर था जब युद्ध के बीच में प्रशिया सेना ने 600 इंजनों का ऑर्डर देकर कंपनी को बचा लिया। लेकिन बिक्री के लिए कुछ शर्तें थीं। फ्रांस जोसेफ पॉप को ऑस्ट्रियाई नौसेना के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी में भेजा गया। रैप की तरह वह भी एक पूर्व डेमलर कर्मचारी थे, लेकिन उनके पास एक और भी प्रभावशाली रिज्यूमे था, जिसमें उन्होंने वियना की प्रमुख इंजीनियरिंग कंपनी AEG में एक विभाग का नेतृत्व किया था और देश की सबसे बड़ी यांत्रिक शक्तियों के साथ सहयोग किया था। नौसेना में अपने समय के दौरान उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को यह समझा दिया कि रैप मोटरवर्क युद्धकालीन उत्पादन के लिए पूरी तरह उपयुक्त था। लेकिन रैप यह नहीं जानता था कि पॉप वास्तव में उसकी कंपनी को अपने कब्जे में लेने के लिए आ रहे थे। वह बाकी बात सन्हा था। फ्रेंड पॉप ने रैप मोटरवर्क में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया। सेना ने बड़ा ऑर्डर दिया था और सभी मानकों का पालन करना आवश्यक था, खासकर इसलिए कि कंपनी की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी। बिना उच्च उम्मीदों के भी पॉप को जो मिला वह देखकर झटका लगा। प्रबंधन की कमी से अराजकता फैल रही थी और उत्पादन में बाधा आ रही थी। पॉप ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और स्वयं कंपनी का नियंत्रण संभाल लिया। प्रबंधन बोर्ड का विश्वास अर्जित किया और इंजीनियरों की एक टीम को नियुक्त किया, जिसने कंपनी को सफलता की ओर ले जाने में मदद की। इस समय तक कार्ल रैप को उनके पद से हटा दिया गया और वह एक कैलिफोर्नियाई इंजीनियरिंग फर्म में चले गए। पॉप को इस संयंत्र की क्षमता दिख रही थी। कंपनी का अधिग्रहण करने के बाद इसका नाम बदलकर बायरिशे मोटरवर्क या अंग्रेजी में बवेरियन इंजन वर्क्स कंपनी कर दिया गया, जिसे संक्षेप में BMW कहा गया। इसका चेकर्ड सफेद और नीला लोगो बवेरिया के झंडे से प्रेरित था, जिसे ट्रेडमार्क नियमों का पालन करने के लिए थोड़ा बदल दिया गया था, लेकिन मूल डिजाइन वही रहा। हालांकि अभी भी इसे सफल बनाने के लिए भारी प्रयास और निवेश की आवश्यकता थी। सौभाग्य से संघर्ष कर रहे इस व्यवसाय ने एक प्रमुख व्यवसायी कैमिलो कैस्टिग्लियोन का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने इस संभावित क्षमता को पहचाना। इन 3 अक्षरों से सुसज्जित, जो बाद में प्रतिष्ठित बन गए, BMW उत्पादन के लिए तैयार था। उत्पादन लाइन से पहली मशीन BMW 3A थी,
जो एक स्ट्रेट 6 एयरक्राफ्ट इंजन था, जिसने कंपनी के भविष्य के डिजाइनों की नींव रखी। एक बड़ा बाजार इंतजार कर रहा था, ऑटोमोबाइल्स, और भाग्य धीरे धीरे उन्हें उसी ओर ले जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विमान इंजनों की मांग लगभग समाप्त हो गई, क्योंकि जर्मनी युद्ध हार चुका था। वर्साई की संधि के परिणाम स्वरूप जर्मन निर्माताओं पर हथियार, जिसमें इंजन भी शामिल थे, बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बनाने पर बीएमडब्ल्यू के पास विशाल उत्पादन शक्ति थी, लेकिन कोई ग्राहक नहीं थे। फ्रांस पॉप के पास कोई स्पष्ट योजना नहीं थी, लेकिन चतुराई से उन्होंने कंपनी के संसाधनों का उपयोग रेलवे ब्रेक, मोटरसाइकिल इंजन और कृषि उपकरण बनाने के लिए किया। बीएमडब्ल्यू की सुविधाएं अब कैमिलो कैस्टन की पिछली कंपनी के मुख्यालय के साथ मिल गई थीं, जो एल कनो स्ट्रॉस, म्यूनिख में स्थित थी। 1922 में 3 अलग-अलग निर्माण कंपनियों ने अपने संचालन को मजबूत करने के लिए अपने ऑपरेशनों का विलय किया, लेकिन यह कैस्टिग्लियोन का अंतिम कार्य था, क्योंकि उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा और वे अभियोजन से बचने के लिए इटली भाग गए। अब पॉप बीएमडब्ल्यू के एकमात्र नेता बन गए। उनके पहले प्रोजेक्ट्स में से एक था कंपनी की पहली स्वतंत्र वाहन R32 मोटरसाइकिल को लॉन्च करना, और यह कोई साधारण मोटरसाइकिल नहीं थी। इसने विश्व गति रिकॉर्ड बनाया। है बीएमडब्ल्यू तेजी से पूरे यूरोप में अपनी इंजीनियरिंग क्षमता के लिए प्रसिद्ध हो रहा था, और 1928 तक एक ऑटोमोबाइल कंपनी बर्जो फैब्रिक एनएनओ का अधिग्रहण करने के बाद बीएमडब्ल्यू ने उन वाहनों पर ध्यान केंद्रित किया जो उन्हें वैश्विक सफलता दिलाने में मदद करेंगे। 747 सीसी साइड वॉल्व इंजन, 3 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड के साथ बीएमडब्ल्यू 315। डिएडो ने संकेत दिया कि कार उद्योग में एक नया और बड़ा खिलाड़ी आ चुका था। कार उद्योग में काम करने वाले लोग जानते थे कि बीएमडब्ल्यू की इंजीनियरिंग क्षमताओं के साथ यह ऑटोमोबाइल जगत पर हावी होने की क्षमता रखता है। लेकिन यह 1930 के दशक के अंत तक नहीं हुआ, जब बीएमडब्ल्यू 327 जैसे मॉडल सामने आए, जिन्होंने सफलता के लिए सभी आवश्यक तत्वों को एक साथ ला दिया। बीएमडब्ल्यू 327 ने दिखाया कि कंपनी एक शक्तिशाली और प्रतिस्पर्धी टूरिंग कार बना सकती है, जिसमें कार के सामने की ग्रिल ने एक डिजाइन हॉलमार्क के रूप में उभरना शुरू किया थे। पॉप ने बीएमडब्ल्यू का विस्तार करते हुए कई छोटी निर्माण कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिसमें एक अमेरिकी कंपनी भी शामिल थी, जिसने उन्हें वर्साई की संधि को दरकिनार कर विमान इंजन उत्पादन फिर से शुरू करने की अनुमति दी। लेकिन फ्रांस पॉप ने 1930 के दशक में विमान उत्पादन में अधिक निवेश करने से इनकार कर दिया। वे चिंतित थे कि यह बीएमडब्ल्यू की स्वायत्तता को कम कर सकता है और अंततः कंपनी को वित्तीय संकट में डाल सकता है, और वह सही थे। नाजी शासन ने जब पॉप ने उनकी निर्देशों का पालन नहीं किया, तो उन्हें कंपनी के प्रमुख पद से हटा दिया। 1930 के दशक के अंत तक बीएमडब्ल्यू एक न्यूनतम संरचना बन गया था, जो भारी रूप से सरकारी अनुबंधों और युद्ध के प्रयासों द्वारा वित्त पोषित था, और जीवित रहने के लिए इसे वाणिज्यिक बाजार में प्रवेश करना आवश्यक था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आइजनकेन में स्थित कारखाने को सोवियत बलों ने अपने कब्जे में ले लिया, जिन्होंने बीएमडब्ल्यू का लोगो इस्तेमाल कर अपनी कारें बनाईं, लेकिन वे मूल गुणवत्ता प्राप्त करने में विफल रहे। इससे यह संकेत मिला कि इस नाम की कितनी अहमियत हो चुकी थी। अपापा हद है। 1922 में युद्ध के समाप्त होने और कॉपीकैट्स के रास्ते से हटने के 2 दशक बाद बीएमडब्ल्यू ने एक धमाके के साथ वापसी की। एक बड़ी लग्जरी कार, जिसमें कंपनी की अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन था। बीएमडब्ल्यू 501 में साफ सुथरी कर्व्स, विशाल इंटीरियर और एक हल्के कुशल V8 इंजन से उत्पन्न 100 हॉर्स पावर थे। यह ठीक वही था जिसकी ऑटोमेकर को अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए आवश्यकता थी।
1995 में एक समृद्ध जर्मन परिवार क्वांट से पूंजी के नए इंजेक्शन के साथ BMW को आखिरी मौका मिला। उन्होंने इसका उपयोग 700 सीरीज को लॉन्च करने के लिए किया। कंपनी एक और नुकसान सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए इंजीनियरों ने 600 के कई घटकों को पुनः उपयोग किया, लेकिन शरीर को पूरी तरह से नया डिजाइन किया गया। हालांकि 1950 के दशक के अंत तक BMW अभी भी घाटे में चल रही थी। कुछ साल बाद BMW 1500 सीरीज, जिसे न्यू क्लास के नाम से भी जाना जाता है, ने कंपनी की भविष्य की स्थिरता की गारंटी दी। यह 700 सीरीज से भी अधिक किफायती थी और इसमें एक 4 दरवाजों वाला कॉम्पैक्ट सेडान मॉडल था जो परिवारों को आकर्षित करता था। 1962 में इसके रिलीज के समय BMW का कारोबार 294 मिलियन मार्क्स था। अगले साल बिक्री लगभग 50% बढ़कर 433 मिलियन मार्क्स तक पहुंच गई। 1972 तक कंपनी में फिर से विश्वास बहाल हो गया और म्यूनिक की स्काईलाइन में एक विशाल नया मुख्यालय बनाया गया जो 4 सिलेंडर इंजन जैसा दिखता था। यह एक बड़े नए प्रोजेक्ट का संकेत था जिसके लिए एक नया लक्ष्य तैयार था। तभी M1 का जन्म हुआ। इसे अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग करने के लिए विकसित किया गया था। मिड इंजन डिजाइन ने रियर टायर्स पर बेहतर संतुलन और ट्रैक्शन प्रदान किया। BMW ने संक्षेप में लैम्बोर्गिनी के साथ कार की चेसिस के निर्माण के लिए साझेदारी की, लेकिन परियोजना को अकेले पूरा किया, जिससे BMW के सबसे अनोखे डिजाइनों में से एक का जन्म हुआ। इसे आत्मा, लग्जरी और गति से भरपूर सुपरकार के रूप में वर्णित किया गया। M1 मॉडल को बाद में ब्रांड के इतिहास में सबसे महान कारों में से एक के रूप में वोट दिया गया, जिसमें 3.5 लीटर 3453 सीसी 6 सिलेंडर इंजन, 273 हॉर्स पावर और 165 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति थी। यह अब तक की सबसे शक्तिशाली कार थी जिसे BMW ने बनाया था और इसने हाई परफॉर्मेंस कारों के निर्माण के लिए समर्पित अत्यधिक सफल M डिवीजन की शुरुआत की। 1968 से 1981 के बीच 397 M1 मॉडल हाथ से बनाए गए थे और इसने मोटर स्पोर्ट्स के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। BMW ने अपनी कारों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपना खुद का चैंपियनशिप इवेंट बनाया, जिसे प्रकार BMW M1 चैंपियनशिप नाम दिया गया। यह 2 वर्षों तक चला और इसे भविष्य के फॉर्मूला 1 के दिग्गज निक्की और नेल्सन पेटे ने जीता। 1990 के दशक में BMW ने E30 M3 लॉन्च किया, जो BMW के सबसे पहचाने जाने वाले डिजाइनों में से एक बन गया। इस मॉडल ने कई पीढ़ियों की कारों को प्रेरित किया जो आज तक जारी हैं। कई कार प्रेमी इस मॉडल को BMW की इंजीनियरिंग का शिखर मानते हैं। इसमें एक नया फ्रंट डिफ्यूजर, रियर स्पॉइलर और अन्य बॉडी पार्ट्स को शामिल किया गया, जिसने इसे 3 सीरीज की सबसे स्पोर्टी और एरोडायनेमिक मॉडल्स में से एक बना दिया। 2005 तक BMW प्रतिवर्ष 1.3 मिलियन कारों का उत्पादन कर रही थी। यह कार कलेक्टरों के लिए एक पसंदीदा ब्रांड बनी हुई है और 1940 के दशक से बने पार्ट्स का उत्पादन जारी रखे हुए है। अपनी अनुकूलता के कारण BMW ने 2011 और 2021 के बीच अपनी आय को दोगुना कर $1 बिलियन से भी अधिक कर लिया। BMW ने 2010 में आई सीरीज के लॉन्च के साथ हाइब्रिड तकनीक अपनाने वाली सबसे शुरुआती कार निर्माताओं में से एक बनकर फेरारी और मैक्लेरन को हाइब्रिड सुपरकार विकसित करने के लिए प्रेरित किया। BMW अब प्रतिवर्ष 2.1 मिलियन से अधिक कारें बेचती है और लगातार नवाचार की सीमाओं को बढ़ा रही है। वर्तमान में यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल परीक्षण के क्षेत्र में अग्रणी है, लेकिन इसका मुख्य फोकस कटिंग एज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और इसके ट्रेडमार्क स्टाइल के बीच संतुलन बनाए रखना है। 2015 में लॉन्च की गई BMW M2 इस संतुलन का प्रतीक है, जो 20वीं सदी की क्लासिक BMW की फील को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाती है।
M2 कंपनी की सबसे लोकप्रिय रिलीज में से एक है और एक स्पोर्ट्स कार की परिभाषा है। एक ही भी वबापुम। एक इंजीनियरिंग कंपनी के रूप में विमान इंजन बनाने से लेकर जटिल इतिहास से उभरकर BMW ने खुद को वोक्सवैगन के समान एक ताकतवर ब्रांड बना लिया और लग्जरी और स्पोर्ट्स कार बाजारों में अपनी अलग पहचान बनाई। 2023 में BMW ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे उच्च ब्रांड रैंकिंग हासिल की, जिसने प्रतिष्ठित हाई एंड ऑटोमोबाइल्स और उनकी सुलभता के बीच की खाई को पाट दिया। Thanks for watching this video. Please subscribe.